संजय गोस्वामी और आज इस नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान हम आपके साथ जोड़ रहे हैं। जी, हम लगातार कोरोना को लेकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धरातल पर वास्तविक स्थिति क्या है। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक और तेज तरार और जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके कार्य कभी अधूरे नहीं रहते, लगातार फील्ड के अंदर जाकर खुद सारी चीज़ों को देखना और तब संतुष्ट होना, ऐसे ये अधिकारी हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। और अभी वर्तमान में कमिश्नर हैं मेरठ के, उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र सिंह जी नेटवर्क 10 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मेरी तरफ हाँ से शुभकामनाएं कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज ये चर्चा रखी है। नहीं बिल्कुल सुरेंद्र सिंह जी, क्योंकि आप तो बहुत सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रह चुके हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जगह इतनी कम उम्र में आप रह चुके हैं। ऐसे में मेरठ जैसी जगह पर आप आए हैं और वर्तमान में कमिश्नर हैं। और कोरोना को लेकर ये पूरा जो क्षेत्र है वो पहले से ही संवेदनशील था। यहाँ पे एक तो देहात क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और ऊपर से सारी चीज़ें आपके सामने, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उससे लेकर तो लगातार हम क्या पूरे विश्व के अंदर आजकल सवालिया निशान खड़ा है, क्योंकि कोरोना ने पूरे विश्व को तहस नहस कर दिया। एक छोटा सा वायरस और हर कोई हैरान और परेशान। आज हम स्थिति देखें तो मेरठ के अंदर भी बहुत सारी शिकायतें लोगों की थी, खासकर हॉस्पिटलों की मनमानी को लेकर। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटलों के अंदर ही कालाबाजारी चल रही थी, ऐसी समस्याएं भी वहां पे थी। लेकिन उसके बाद आप खुद घूमे, सारी चीजें आपने देखी, तो बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल भी हुआ। वर्तमान में कोरोना की स्थिति क्या है आपके, हम कहेंगे पूरी कमिश्नरी जो पूरा जोन है आपका उसके अंदर, और ब्लैक फंगस को लेकर कितनी तैयारियां अब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कालाबाजारी की, वो दोबारा ना हो, इसके लिए क्या प्रयास आप कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से कम हुआ है। जी अगर हम आज से 15 दिन की पहले की बात करें तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट थी वो लगभग 19% थी और आज वो 6% पे आ गई, यानी 1/3 रह गई है मात्र 15 दिनों में। जबकि ये पहुंचने में जो है 4 हफ्ते लगे थे और गिरने में से 2 हफ्ते लगे हैं। तो एक तो हम जो डेटा एनालिसिस करते हैं लगातार, रोज 8:30 बजे मेरी सारे डीएम और सीएम के साथ बैठक होती है और हम लोग हर दिन की जो स्टेटस पे विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं और अगले दिन के लिए प्लानिंग करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम न्यू केसेस की भी बात करें, वो भी दे हैव ड्रास्टिकली कम डाउन। बट हाँ, ये बात जरूर है कि क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में सबसे बाद में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे बाद में पीक आया था। हमारे और लखनऊ के पीक में या वाराणसी के पीक में लगभग 15 से 20 दिन का अंतर था। तो इस वजह से आज हमारे यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। कारण उसका यही है कि हमारा बाद में पीक आया था, हमारे यहाँ बाद में फैला था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय दिल्ली के हॉस्पिटल, लखनऊ के हॉस्पिटल, वाराणसी प्रयागराज के हॉस्पिटल भर गए थे, तब हमारी 10% ऑक्यूपेंसी थी, यानी 90% बेड हमारे खाली थे। और ये सौभाग्य मिला हमें बाहर के दूर दराज के लोगों की सेवा करने का, उनका इलाज करने का। हालांकि उससे तकलीफ थोड़ी सी ये हुई कि जब हमारे यहाँ पीक पहुंचा तो थोड़ी सी बेड का इशू हुआ, लेकिन हम लोगों ने पूरा टीम वर्क के साथ में काम किया, मैनेज किया। आज ना तो ऑक्सीजन चैलेंज है, ना बेड चैलेंज है, ना आईसीयू चैलेंज है, ना ही वेंटिलेटर चैलेंज है। रेमडेसिविर भी चैलेंज नहीं है। आज हमारे सामने जो टॉसिलिजुमैब भी नहीं है। आज हमारे जो सामने चैलेंज है वो ब्लैक फंगस का है। ब्लैक फंगस के लगभग 250 मरीज आइडेंटिफाई हो चुके हैं। लेकिन हमने जैसे ही इसकी न्यूज मिली थी, आपने देखा हो मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का वार्ड बनाया, सारे डॉक्टर्स के साथ में क्यों हो रहा है, आगे ना हो, इस पर विचार विमर्श किया। आईएमए के साथ में विचार विमर्श किया, उन सारी चीजों की तहकीकात करी और उस पर रोक लगाई और उन प्रिकॉशंस को रखा जिससे कि ब्लैक फंगस ना आए। और जो लोग इसके शिकार हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए सारी व्यवस्थाएं कराई। निश्चित रूप से पूरे देश में ब्लैक फंगस की जो मेडिसिन है एम्फोटेरेसिन, और खासकर उसमें भी लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, उसकी कमी है, लेकिन बाकी ऑल्टरनेट मेडिसिन उपलब्ध कराई। और इस समय सारे मरीजों का इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में इस समय 50 मरीज हैं, 60 मरीज हैं। तो लेकिन सबका विधिवत इलाज चल रहा है और हमारी जो प्रयास है भारत सरकार से, हमें लगातार दवाइयां मिल भी रही हैं, कम मिल रही हैं, लेकिन उसका ऑल्टरनेट मेडिसिन अवेलेबल करा के हम लोग इलाज करा रहे हैं। तो अब कोरोना आखिरी जी चरण में है, आखिरी चरण में है, लेकिन हमें पूरा कॉशियस रहना है। आज भी
हर दिन की रणनीति बनाते हैं। आपने देखा हो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हमने 650 बेड क्रिएट किए, सभी पीएससी सीएससी का दौरा करके उनमें कमियां दूर करके ऑक्सीजन युक्त बेड वहां पर तैयार कर दिए हैं, ताकि अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अगर भर्ती होना चाहें, उनको शुरुआती जो ट्रीटमेंट है वो हमारा पीएससी सीएससी में हो सके। इसके अलावा हर जगह लगभग 30 ऑक्सीजन प्लांट हमारे पूरे मंडल में लग रहे हैं। इसमें सीएसआर से भी लग रहे हैं, माननीय सांसद जी, जी। माननीय विधायक निधि इन्होंने भी दिया है। तो तैयारियां हैं, लेकिन इसमें सजग रहने की आवश्यकता है, लगातार काम करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से जब अनलॉक डाउन होगा, तो अनलॉक डाउन के बाद में फिर से जो चैलेंजेस होंगे उनका भी सामना करने की तैयारियां हैं। नहीं, बिल्कुल। और वैसे भी आप चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटते और रहना भी चाहिए। अगर आप जैसे युवा अधिकारी सामने आकर नहीं कार्य करेंगे तो कौन करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो क्या वहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे लेकर बहुत सारी शिकायतें लोगों की रही है, उससे लेकर भी क्या कोई आपने कोई व्यवस्था ऐसी बनाई है कि अगर उनके द्वारा ऐसी कोई मनमानी है, ऐसा कोई हम कहेंगे कि कार्य किया जाता है जिससे आमजन परेशान है, तो कुछ कार्रवाई होंगी? क्योंकि लगातार आपके सामने भी बहुत बार ऐसी स्थितियां आई कि कुछ हॉस्पिटल्स इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में लगे हुए थे। देखिए, गलत कोई काम करे, चाहे सरकारी सिस्टम में करता है, प्राइवेट सिस्टम करता है, उसके लिए कानून एक ही है। उनको एक ही निगाह से देखा जाता है। और जी। जिन लोगों ने भी, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी करी, रेमडेसिविर की या बेड्स का भी कई बार शिकायतें मिली, बाहर वो हो रहा है, तो उन सारे लोगों पर आपने देखा बहुत सख्त कार्रवाई की है। इवन हम लोगों ने जब शुरुआत में देखा कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो एक एक हॉस्पिटल में जाके हमारे अधिकारियों ने चेक किया और लगभग 950 लोगों को कंपलसरी डिस्चार्ज कराया। यानी वो डिस्चार्ज होने चाहिए थे, लेकिन वो हॉस्पिटल की और पेशेंट दोनों की लापरवाही से वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे थे। और जिन नए लोगों को बेड्स की तलाश थी, उनको बेड्स का मौका नहीं मिला था। तो ये मेरठ मंडल प्रथम मंडल था जहां पे इस चीज की शुरुआत की गई थी, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल जी। ऐसी दवाइयां लिख रहे थे या ऑक्सीजन सिलेंडर लिख दे रहे थे प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, तो हम लोगों ने उनको भी जो है चेताया और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि अगर इससे ज्यादा अगर आप ये इस तरह की चीजें लिखोगे, तो या तो आप इलाज मत करिए या आप सिलेंडर नहीं लिखोगे, क्योंकि हम पर्याप्त सिलेंडर दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। तीसरी चीज, लगातार चेकिंग करते रहे, एम्बुलेंस के रेट, ऑक्सीजन के रेट, इलाज के रेट नोटिफाई किए। और कई मामलों में जो हमारे 10 हाईएस्ट बिल थे हर हर हॉस्पिटल के, उनका ऑडिट कराया। आगे का भी ऑडिट जो कराना है, जो शिकायतें मिली उसका निरीक्षण कराया। तो पूरा नियंत्रण रखा, हालांकि उन्होंने सहयोग भी किया। देखिए, हर पांचों उंगली बराबर नहीं होती, तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, तभी आज ये कोविड मैनेजमेंट हो सका है और लोगों को इलाज मिला, लोगों को सुविधाएं मिली हैं। जी। पर कुछ लोग हमेशा सिस्टम में ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, गलत काम करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर उतनी ही कड़ी कार्रवाई भी की गई है। जी। सुरेंद्र सिंह जी, क्योंकि अगर आपका क्षेत्र देखें तो पूरा मेरठ जो है उसके आसपास जितना भी क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में आइसोलेशन वार्ड और या अगर तीसरी लहर आती है, एक बात और यह महत्वपूर्ण है, अगर तीसरी लहर आती है, पहले तो आए नहीं, भगवान से यही प्रार्थना है, लेकिन अगर आती है तो बच्चों के लिए हानिकारक बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है, चलिए शहरी क्षेत्रों में तो बेड भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, मेरठ मंडल की आपने बात की। मेरठ मंडल बहुत यूनिक है, जहाँ पे 3 बड़े शहर हैं। कोई मंडल ऐसा नहीं है जहाँ एक से ज्यादा बड़ा शहर हो। इसमें 3 बड़े शहर हैं, मेरठ, गाजियाबाद और जी। गौतम बुद्ध नगर। और साथ में ग्रामीण आबादी वाले भी, हापुड़ है, बागपत और बुलंदशहर। और मेरठ में भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है ग्रामीण आबादी का है। तो अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मंडल जी। है जहाँ ग्रामीण आबादी भी कम नहीं है और शहरी आबादी भी कम नहीं है। तो इसलिए हमारी जो तैयारियां हैं वो जी। बेसिकली डबल स्ट्रेटजी रहती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैसे करेंगे और शहरी क्षेत्र के लिए कैसे करेंगे। आपको मैं बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो हमने जी। स्ट्रेटजी अपनाई, जो बाद में रूल भी बनी, वो ये था कि जैसे ही किसी मरीज को सिम्टम्स आए, तत्काल उसका ट्रीटमेंट शुरू जी। किया, उसे मेडिकल किट दे दी। उसके टेस्टिंग का, उसके पॉजिटिव होने का रिजल्ट वेट नहीं किया गया। जब अमूमन ये पता लग गया कि हर व्यक्ति जिसको कोरोना जैसे लक्षण है उसको कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने टेस्टिंग का या उसके रिजल्ट का वेट नहीं किया, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कराया। और उसी का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जो आबादी है, अगर आबादी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र की आबादी, उसके मुताबिक बहुत कम पॉजिटिविटी रही है, बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन रहा है। यानी कि शुरुआती जो प्रिवेंशन एक्टिविटी की गई है, दवाइयां बांटी गई, उससे उसको गंभीर न होने में जो है सहायता मिली। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत कम मरीज हमारे ग्रामीण क्षेत्र से
शहरों में हॉस्पिटल में भर्ती हुए या ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल में भर्ती हुए, बहुत कम। जबकि शहरी क्षेत्र में बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने अपने यहाँ इलाज कराते रहे, दवाई खाते रहे, जो गंभीर हुए, अचानक से तबीयत खराब हुई, सांस जो है सांस लेने में तकलीफ हुई तो हॉस्पिटल आए। तो एक तो चीज ये, दूसरी चीज जो बच्चों की बात की जा रही है उसके लिए आप देख रहे हैं पीडियाट्रिशियन के साथ में कंसल्टेशन हुई है, और पीडियाट्रिक आईसीयू यानी कि पीकू, इसका निर्माण हर एक जनपद में कराया जा रहा है। साथ ही हमारे यहाँ क्योंकि चाइल्ड पीजीआई है नोएडा में, उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट, उनके माध्यम से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो तैयारी हर चीज की है, चाहे वो बच्चों को प्रभावित करने को लेके हो या बड़ा हो। परंतु आपने देखा इस बार जो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली उसको बहुत कम रिजल्ट रहा, तो सारा फोकस अब हमारा इन तैयारियों के साथ साथ है प्रिवेंशन का, कि वैक्सीनेशन वैक्सीन पर। ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और आप देखेंगे मेरठ मंडल इस समय सभी मंडलों में वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। जी, वैक्सीनेशन में नंबर 1 होना भी चाहिए। वैसे भी मेरठ तो हमेशा हर चीज़ में नंबर 1 ही रहा है। और बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें सुरेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरठ के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू हम कहेंगे किया गया, उसके बाद से केस कम आए। तो आपको क्या लगता है कि जो कोरोना कर्फ्यू है, क्योंकि ये व्यक्तिगत मैं आपसे एक राय ले रहा हूँ, कोरोना कर्फ्यू जो है या लॉकडाउन जो है इसको बढ़ाना चाहिए, या अभी वर्तमान में स्थिति है कि इसे थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मांग हो रही है कि थोड़ा ढील दिया जाए और थोड़ा खोला जाए, लेकिन अभी भी स्थिति बड़ी हम ये कहेंगे चिंताजनक है। ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ये है, अलग बात है कि किसी दिन कम होते हैं केस और किसी दिन फिर उतने हो जाते हैं। जी देखिए केस तो लगातार गिर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर इसके संबंध में निर्णय लिया है कि कितनी कर्फ्यू लगाना है, कहाँ लगाना है। सेक्टर व्यवस्था उन्होंने लागू कराई, जी फिर कंटेनमेंट जोन लागू कराए। ये जो मेडिकल किट का डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, ये पहली बार उन्होंने शुरुआत की कि हर व्यक्ति को मेडिकल किट पहुंचे। लगातार उन्होंने दौरे किए, लगातार उन्होंने जी इसकी समीक्षा की है। तो ये तो बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है कि जब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो कोरोना का प्रसार नहीं होगा। जी लापरवाही हुई जब लोगों जी ने कोरोना को बहुत हल्के में लिया, सोशल गैदरिंग करने लगे, मास्क हटा दिया, आपके जो और कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका ख्याल नहीं रखा, सैनिटाइजेशन का ख्याल करना बंद कर दिया, हैंड वॉश करना या हैंड को सैनिटाइज करना बंद कर दिया, और उसका परिणाम ये देखने को मिला। तो अब लोग, लेकिन लोग जब 2 लहर देख चुके हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करेंगे। और बहुत जी नुकसान होता है जब भी कोई कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाना पड़ता है, तो उसमें नुकसान क्योंकि लोगों का है, तो वो खुद इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि दोनों चीजें चलें, जान भी जहान भी, मतलब काम भी हो और कोरोना जी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड जी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो भी लागू रहे। तो ये धीरे धीरे देखिए, आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलाउ की जाएंगी। और पहले भी ऐसी इसी तरह से किया गया जब केसेस कम होते हैं। लेकिन मेरा फिर भी अनुरोध है बनडायुक्त होने के जी नाते कि चाहे जो भी जी डिसीजन है, चाहे कितनी भी लिबर्टी मिले व्यक्ति को, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना है। अगर वो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई किसी तरीके का चैलेंज या तीसरी लहर नहीं आएगी। बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए। सुधीर जी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगातार चलती रही हैं, बहुत सारे प्रयास रहे हैं, कोरोना भी आया है और कोरोना अब धीरे धीरे हम कहेंगे कि लोगों की जागरूकता और आप लोगों के प्रयास से अब कंट्रोल में आ रहा है। ऐसे में मैं अगर उससे हट के थोड़ा सा अलग हट के बात करूँ, तो ऐसे कौन से कार्य मेरठ क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण हुए हैं जो हम ये कह सकते हैं कि सुरेंद्र जी ने इनके लिए प्रयास किए और वास्तव में इन चीज़ों से जनहित में बहुत अच्छे लाभ यहाँ मिल सकते हैं? देखिए, अगर इस दौरान हम बात करें कि क्या क्या किया गया है, तो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उनके अनुपालन में हम सब लोगों ने टीम भावना के रूप में काम किया है। बट ये ज्यादा चैलेंजिंग था एनसीआर होने की वजह से, बाहर के मरीज आने की वजह से, एक बड़ी शहरी आबादी होने की वजह से, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ। आपने देखा कि इंडस्ट्रीज और जितने भी हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सब चालू थी। तो एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसको हम लोगों ने एक बैलेंस बना के किया। सारी इंडस्ट्री भी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हुई, किसी भी कोई लेबर का माइग्रेशन नहीं हुआ। मैक्सिमम लेबर हमारी एनसीआर रीजन में रहती है, कोई माइग्रेशन नहीं हुआ।
उनका कोई उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। डिस्ट्रेस जो एक एक डिस्ट्रेस टाइप की उनके लाइफ हो जाती है, उसका नहीं सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में सारी चीज़ें सुचारू रूप से लागू रही। गेहूँ खरीद मैं खुद कल भी देखने गया था, तो गेहूँ खरीद भी बहुत अच्छे से हो रही है। मैंने पूछा कोई बीच में दलाल या बिचौलिया तो नहीं है, तो किसानों के द्वारा बड़े आराम से अपने क्रय केंद्रों पर जाके अपनी खरीद हो रही है और बहुत अच्छा उनको दाम मिल रहा है, जबकि मार्केट में रेट कम है। कोई बिचौलिया किसी तरह का बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लगातार उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। और जो जी। गांव क्षेत्र में आपने देखा सैनिटेशन का काम है, राशन वितरण का काम, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सभी यूनिट धारकों को प्रत्येक यूनिट पर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं का जो वितरण है निःशुल्क अगले 3 महीने तक, उसका बहुत सुचारू रूप से वितरण हो रहा है। तो जो भी एक्टिविटीज थी, जो परमिसिबल एक्टिविटीज, उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उसके बाद आपने देखा यहाँ ऑक्सीजन को लेके बहुत व्यवस्थाएं की गई। बोकारो से, जमशेदपुर से, जामनगर से ऑक्सीजन लाई गई। यहाँ आसपास जो आइनॉक्स मोदी नगर प्लांट है, लिंडे देहरादून है, एयर लिक्विड रुड़की है, इन सब से मैक्सिमम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया गया। ऑक्सीजन को रेगुलेट किया गया। ऑक्सीजन के दाम भी 600 रुपये से 400 रुपये किए गए। बाद में जो होम डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑक्सीजन का, वो सबसे पहले मंडल में शुरू किया गया गाजियाबाद से, फिर मेरठ में, नोएडा में। उसके बाद अभी हमने फ्री जो है गैस कर दी कि होम अगर आइसोलेशन में तो उसको मुफ्त में जो है गैस दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हमारी टीम ने लिए, बहुत काम किया और मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा काम किया, वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम किया। और अभी जो काम हो रहा है वो बेसिकली हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है कि सभी सीएससी पीएससी को मॉडल पीएससी करें, उनका कायाकल्प करें। तो आज की बैठक में सभी सीडीओ अपना प्रेजेंटेशन जी। देंगे कि पीएससी सीएससी में कितना काम होना है, क्या क्या गैप्स हैं। बहुत सारी पीएससी सीएससी में जाके गया तो संतोषजनक नहीं है स्थिति, उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर जैसी पीएससी सीएससी बनानी है, तो उसमें उसकी कार्य योजना बनी है। माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी निधि से, वो भी फील्ड में जा रहे हैं। उनके भी सुझावों को समाहित करते हुए इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरिया में भी बहुत अपग्रेड करना, बहुत अच्छे से करना है। जी, नहीं बिल्कुल होना भी चाहिए। सुरेंद्र जी, आपका समय कीमती है। एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ। वर्तमान में अगर देखें तो सुरेंद्र सिंह जी, कमिश्नर होने के नाते आपके सामने अभी ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे आपको अभी पार पाना है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके होने के बाद शायद मेरठ के अंदर और लोगों को बहुत लाभ मिल सके? जी। देखिए, प्रशासनिक पद पर रहते हुए बहुत सारी चुनौतियां हमेशा रहती हैं। डेवलपमेंट के कार्य बहुत जी। प्रभावित हो जाते हैं जब इस तरह की महामारी आती है, तो उनको वापस रिस्टोर करना, उनको लाइन पे लेके आना एनएचआई के काम है, हमारा रैपिड रेल का काम है, बाकी तमाम महत्वपूर्ण विकास की योजनाएं, गंगा नहर पर पटरी पर रोड का निर्माण होना है। अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसकी भूमि अधिग्रहण का काम दोबारा शुरू करा दिया, उसके बेनामे भी शुरू करा दिए। नोएडा में एयरपोर्ट का काम है, कल मैं गया भी, जी। सारे के सारे जो प्रभावित गांव है, 6 के 6 गांवों का मैंने दौरा किया, उनके रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का काम है। नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं जिनको शुरू करना है। जी, नहीं बिल्कुल, ये सारे कार्य होने भी चाहिए। चलिए सुरेंद्र जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लगातार ऐसे कार्य करते रहिए, जनहित में लोगों को लाभ देते रहिए, यही हमारी आशाएं हैं। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ है सुरेंद्र जी, जो कमिश्नर हैं मेरठ के, और लगातार लगातार प्रयासरत रहते हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बहुत कार्य करते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। अभी भी बातें हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर इन्होंने बताया कि किस तरह से प्रयास अभी चल रहे हैं। लेकिन कोरोना को लेकर इन्होंने भी एक ही बात कही कि आप लोग जो गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाना है, जबरदस्ती घर से बाहर मत निकलिए, कोशिश कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि आपकी सजगता आपको बचाएगी। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।
Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org.